बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव के लिए प्रभारी और संयोजकों की तैनाती की गई है। 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी मंडल प्रवासी बनाया गया है। अलग अलग मंडलों की इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे केदारनाथ उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। तमाम दिग्गजों को जिम्मेदारी दी गई है केदारनाथ उपचुनाव की। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी केदारनाथ उपचुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं। रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी को संयोजक का जिम्मा दिया गया है। दायित्वधारी चंडी प्रसाद भट्ट सह संयोजक की भूमिका निभाएंगे। वहीं सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल मंडल प्रवासी बनाए गए हैं और सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्य, गणेश जोशी भी मंडल प्रवासी कार्यकर्ता बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं केदारनाथ उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां तमाम दिग्गजों को जिम्मेदारी दी गई है। पूरी तरह से कमर भारतीय जनता पार्टी ने कस ली है इस उपचुनाव को जीतने के लिए और 5 कैबिनेट मंत्रियों को मंडल प्रवासी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को केदारनाथ उपचुनाव का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग विधायक है भरत चौधरी, जिन्हें संयोजक की भूमिका निभाने का मौका मिल रहा है। दायित्वधारी चंडी प्रसाद भट्ट सह संयोजक की भूमिका में नजर आएंगे। इसके अलावा सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल और सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्य, ये तमाम ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जिन्हें मंडल प्रवासी कार्यकर्ता बनाया गया है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी इसी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे जिस तरह से केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, बीजेपी के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है संयोजक और प्रभारियों की, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी और तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं? जी दिव्य, बिल्कुल केदारनाथ में उपचुनाव होना है और दिवंगत विधायक के चलते जो है ये सीट खाली हुई है और जिस तरीके से जो है केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी केदारनाथ उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रभारी और संयोजक जो है केदारनाथ उपचुनाव के लिए, निकाय चुनाव के लिए तैनात किए थे और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी ने भी केदारनाथ उपचुनाव के लिए अपने प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक और मंडल प्रवासी कार्यकर्ता बनाए हैं, जिसमें कि प्रभारी आदित्य कोठारी जो कि प्रदेश महामंत्री है और संगठन की जिम्मेदारी उन पर रहती है। ऐसे में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और केदारनाथ उपचुनाव का प्रभारी उन्हें बनाया गया है। उनके साथ उनकी टीम में संयोजक रुद्रप्रयाग से विधायक भरत चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है और सह संयोजक दायित्वधारी चंडी प्रसाद भट्ट को जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट मंत्री भी जो है इस चुनाव में उतारे हैं और ऐसे में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी, सतपाल महाराज जैसे दिग्गज जो है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं और ऐसे में उन्हें प्रवासी मंडल जो है वो बनाया है और ऐसे में वो मंडलों में प्रवास करेंगे और वहाँ पर पूरे उपचुनाव को लेकर तैयारियां देखेंगे, किस तरीके की जो तैयारियां हैं और वहाँ पर जो है पार्टी के लिए प्रचार प्रसार और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम भी करेंगे। हालांकि अभी केदारनाथ उपचुनाव की डेट जो है वो फाइनल नहीं हुई है, अभी उसकी तारीखें नहीं आई है, लेकिन पार्टियों ने पहले से ही जो है अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। और भारतीय जनता पार्टी की देखा जाए तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव काफ़ी अहम भी है। जिस तरीके से अभी 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, बद्रीनाथ विधानसभा सीट उपचुनाव जो भारतीय जनता पार्टी हारी, मंगलौर विधानसभा सीट का उपचुनाव भी हारी, लेकिन जो सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी को कसक रही है, जो खटक रही है, वो बद्रीनाथ उपचुनाव जो भारतीय जनता पार्टी है उसको लेकर लगातार जिस तरीके से विपक्षी दल के द्वारा भी चुटकी भारतीय जनता पार्टी से ली जा रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि पहले लोकसभा चुनाव में अयोध्या और उसके पास की तमाम लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी, उसके बाद बद्रीनाथ उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी हारी। तो ऐसे में विपक्षी दल के भी जो है बूस्टअप मिला है और ऐसे में काफ़ी जोश विपक्षी दल में है। तो ऐसे में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भी विपक्षी दल के द्वारा दावा किया जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए केदारनाथ उपचुनाव जरूर एक चुनौती है। जिस तरीके से विपक्षी दल लगातार जो तमाम मुद्दे हैं केदारनाथ से जुड़े
जुड़े हुए उन्हें उठाने का काम कर रहा है, चाहे वो सोना चोरी का मुद्दा हो, जिस तरीके से लगातार उसको लेकर सड़कों पर से लेकर सदन तक जो है आवाज़ विपक्षी दल ने उठाई। इसी के साथ साथ दिल्ली के बुराड़ी में जो मंदिर बन रहा था, हालांकि अब नहीं बन रहा है और संस्था ने अपना नाम भी वापस ले लिया। इसी के साथ साथ शंकराचार्य ने भी कहा था कि सोना चोरी हुआ है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी अभी भी जो है आवाज़ उठा रही है और ऐसे में इसको लेकर लगातार ये मुद्दे बनते जा रहे हैं। तो ऐसे में केदारनाथ सीट का जो उपचुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों की साख इस चुनाव को लेकर दांव पे है। ऐसे में दोनों ही दल इस चुनाव को लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी के लिए पहले से ही जो है पार्टियों ने अपनी तैयारियां करनी वो शुरू कर दी है। जी, यहाँ पर जो पहले उपचुनाव हुए, चाहे मंगलौर का या बद्रीनाथ का, यहाँ पर बीजेपी ये कहती नजर आई कि ये हमारी सीट कभी थी नहीं, ये कांग्रेस की थी, कांग्रेस जीत भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सभी जानते हैं कि जिस तरह से पूरे स्टार प्रचारकों को उतारा गया था बद्रीनाथ में और पूरी कोशिश थी कि वहां से जो जिताऊ कैंडिडेट थे राजेंद्र भंडारी, उन्हें उतारा गया था, तो ये कोशिश थी कि वो सीट जीती जाए। अब वहां पर जो कमी पेशी रह गई है उसको कैसे पूरा केदारनाथ में किया जाएगा और क्या ये प्रभारी, सह प्रभारी और जो प्रवासी बनाए गए हैं मंडल के, वो ये देखेंगे कि फील्ड में क्या चल रहा है, किस तरीके से लोगों में रुझान है और कहाँ कमी है? जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ था और मंगलो विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी हारी और जिस तरीके से बाद में कई नेताओं के बीच में आपसी खींचतान भी भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिली। बद्रीनाथ उपचुनाव जो भारतीय जनता पार्टी हारी, कई नेताओं के अंदरूनी बयान ये भी आए कि पार्टी के अंदर ही जो है विश्वासघात हुआ है, इस वजह से बद्रीनाथ विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी हारी है। लेकिन ऐसे में फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के बयान ये आए कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट उनकी थी नहीं और ऐसे में मंगलो विधानसभा सीट भी उनकी नहीं थी, लेकिन वो दूसरे नंबर पर जो है आने में कामयाब रहे और ज़्यादा मार्जिन नहीं रहा। लेकिन केदारनाथ विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ये दावा कर चुके हैं कि केदारनाथ सीट भारतीय जनता पार्टी की थी और भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीतने का काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी विपक्षी दल का कैंडिडेट इस सीट पर उतरेगा उसकी जमानत जब्त होगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी लगातार दावा कर रही है कि केदारनाथ उपचुनाव बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। तो ऐसे में ये अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए और जिस तरीके से दो उपचुनाव हारी है उससे सीख लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में रहती है, चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो। लेकिन अब जो मंडल प्रवासी बनाए हैं, कैबिनेट मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे में वो वहाँ पर जाएंगे और जनता का रुझान भी देखेंगे, किस तरीके का कैंडिडेट वो चाहते हैं, कौन कैंडिडेट होना चाहिए, कौन सा मजबूत कैंडिडेट केदारनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिता सकता है, ये सीट उसकी झोली में डाल सकता है। तो इसके लिए मंडल प्रवासी बनाए गए हैं और वो प्रवास करेंगे और ऐसे में वहाँ पर तमाम तैयारियां भी जांचेंगे, किस तरीके की तैयारी है, जनता में क्या रुझान है। और इसी के साथ साथ जो सह संयोजक और प्रभारी बनाए हैं ये भी पूरी जो है चुनाव को धार देने का काम करेंगे। और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से अपनी कमर कस ली है और आगे ये देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव पर, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ती है। और इस सीट जो हालांकि 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीती थी, उसे अब दोहराने में कामयाब भारतीय जनता पार्टी रहती है या नहीं। अच्छा, यहाँ ये तो बात रही भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पर सत्ता में है, लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष भी अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ जो यात्रा निकाली जा रही थी, पद यात्रा, वो बीच में हालांकि छोड़ी गई, दोबारा कहा गया उसे शुरू किया जाएगा और पूरा राजनीतिक रूप इसको दिया गया। ये कहा गया कि केदारनाथ जीतने के लिए ये यात्रा की जा रही है। तो कांग्रेस की क्या रणनीति है बीजेपी के सापेक्ष? जी दिव्या, देखिए, कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस ने जो दिल्ली के बुराड़े में मंदिर बन रहा था उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर तमाम जो है प्रदर्शन भी किए, इसको लेकर यात्रा भी निकाली और इसका नाम केदारनाथ रक्षा प्रतिष्ठा यात्रा कांग्रेस पार्टी ने इसका नाम दिया। और ऐसे में जो मानसून के चलते, बारिश के चलते यात्रा बीच में, हालांकि कांग्रेस पार्टी को अपनी रोकनी पड़ी और ऐसे में दोबारा कांग्रेस पार्टी की जो यात्रा है वो 11 सितंबर से पुनः शुरू होगी। 11 सितंबर से 11, 12 और 13 सितंबर को यात्रा जो है वो पूरी होगी कांग्रेस पार्टी की। तो ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है कि जो यात्रा है वो सिर्फ केदारनाथ का जो मंदिर बुराड़ी में बन रहा था उसको लेकर ही नहीं, बल्कि अन्य जो विषय हैं उसको लेकर भी जो है ये यात्रा निकाली जा रही थी। जिस तरीके से सोना चोरी का जो मामला है, शुरू से ही लगातार सोना चोरी के मामले को लेकर विपक्षी दल लगातार सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठा रहा है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी कहा कि उसकी जांच हो चुकी है, तो ऐसे में उसकी जांच कब सार्वजनिक होगी, इसको लेकर भी कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है। और ऐसे में शंकराचार्य को लेकर जो बयान दिए गए थे उसको लेकर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि शंकराचार्य का अपमान हुआ है, उनसे माफ़ी नहीं मांगी जाती तब तक। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी ने ये यात्रा निकाली है। और अब जो बची हुई यात्रा है उसे कांग्रेस पार्टी 11 सितंबर से दोबारा जो है शुरू करेगी और 13 सितंबर को जो है केदारनाथ में जलाभिषेक के साथ ही जो है यात्रा का समापन होगा। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है और कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि जो बूस्टअप उसे मिला है बद्रीनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव से और मंगलौर विधानसभा सीट के उपचुनाव से, उसे बरकरार रखा जाए। और ऐसे में कार्यकर्ताओं में जो जोश है उसे भी बरकरार रखा जाए। और ऐसे में 2027 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसकी एक नींव और मजबूत नींव यहाँ से वो रखी जाए। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे रुड़की से बड़ी खबर की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज रुड़की का दौरा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ग्राम मुकरमपुर उर्फ कालेवाला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल टेबलवेयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की नवीन इकाई का शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज रुड़की के दौरे पर रहने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां ग्राम मुकरमपुर उर्फ कालेवाला वो पहुंचेंगे और यहां पर बायोडिग्रेडेबल टेबलवेयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जो नवीन इकाई है, नई इकाई है, उसका शुभारंभ करेंगे। गोविंद चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद, आज मुख्यमंत्री का रुड़की दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ उनके प्रस्तावित हैं? बिल्कुल, देखिए दिव्या, आज जो है सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुड़की के भगवानपुर विधानसभा में 1 दिवसीय दौरा रहने वाला है। और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11:25 पर लगभग यहाँ पर हेलीकॉप्टर से अस्थायी जो हेलीपैड यहाँ पर बनाया गया है, ग्राम जो है मुकरमपुर उर्फ कालेवाला गाँव में यहाँ पर पहुंचेंगे। और उसके बाद की अगर बात करें तो यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का जो है नवीनीकरण है, जो उसके शुभारंभ यहाँ पर करेंगे। लेकिन उसके अलावा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के साथ जो हरिद्वार सांसद हैं रमेश पोखरियाल निशंक तथा जो पूर्व विधायक हैं लक्सर के संजय गुप्ता तथा रुड़की के जो विधायक हैं प्रदीप बत्रा, इसके अलावा पूर्व खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, और अगर बात करें तो पूर्व जो गन्ना मंत्री रहे हैं और पूर्व विधायक जो हरिद्वार ग्रामीण से यतीश्वरानंद स्वामी हैं और हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक समेत तमाम यहाँ पर भाजपा और सांसद यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। और इसके अलावा की अगर दिव्या हम बात करें तो जिस तरह से आज जो है इस प्लांट का शुभारंभ करेंगे, इसके अलावा अगर सूत्रों की माने तो जिस तरह से निकाय चुनाव है उसको लेकर भी यहाँ कार्यकर्ताओं से फीडबैक यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव को लेकर यहाँ कार्यकर्ताओं, तमाम जो भाजपा के विधायक हैं, तमाम जो प्रतिनिधि जो वहां पर मौजूद रहेंगे, उनसे जो है कहीं ना कहीं निकाय चुनाव को लेकर भी यहाँ पर फीडबैक ले सकते हैं। मंथन यहाँ कार्यकर्ताओं से सीएम धामी आज कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए गोविंद। बढ़ते आगे, रुक करेंगे देहरादून से बड़ी खबर का, जहां टिहरी से विधायक रहे धन सिंह की बीजेपी में वापसी होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज धन सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे। 2022 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस से लड़े थे धन सिंह नेगी। वहीं 2017 में बीजेपी के टिकट पर धन सिंह विधायक बने थे। 2022 में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था, जिसके बाद नाराजगी के चलते वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने धन सिंह को 2022 विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया था। तो वहीं अब धन सिंह नेगी की पार्टी में वापसी होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसके तहत धन सिंह नेगी की घर वापसी के बाद उन्हें खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, धन सिंह नेगी जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ पर के दौरान कांग्रेस ज्वाइन की थी, अब दोबारा वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, क्या जानकारी उसे लेकर है?
जी दिव्य, बिल्कुल। देखिए, टीवी से पूर्व विधायक रहे धन सिंह नेगी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और एक तरीके से उनकी घर वापसी होगी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और ऐसे में चुनाव उन्होंने जीता भी था। फिर उसके बाद 2022 का जो विधानसभा चुनाव रहा, उसमें टिकट न मिलने की वजह से नाराजगी धन सिंह नेगी ने जताई थी और जिस तरीके से जो किशोर उपाध्याय कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी टिहरी से बनाया था और ऐसे में तब धन सिंह नेगी ने कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस ने इन्हें 2022 में चुनाव लड़ाया और टिहरी से। हालांकि किशोर उपाध्याय चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी से और धन सिंह नेगी उनसे जो है चुनाव हार गए थे। लेकिन अब जो है एक बार फिर जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, उसी के तहत जो है धन सिंह नेगी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और अपनी जो टीम, उनकी टीम के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे और इसी के महेंद्र भट्ट जो कि प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो उन्हें सदस्यता दिलवाएंगे। हालांकि कांग्रेस से वो क्यों छोड़ रहे हैं, कांग्रेस से उनकी क्या नाराजगी है, किस तरीके क्यों, आखिर ऐसी क्या बात है कि कांग्रेस से अब, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें 2022 में चुनाव भी लड़ाया और टिहरी से जो है उन्हें प्रत्याशी बनाया, लेकिन अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जो है अब वो पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये कारण क्या है इसके पीछे, हालांकि इसको लेकर अभी उनका कोई आधिकारिक बयान अभी तक धन सिंह नेगी का नहीं आया है और कांग्रेस पार्टी का भी ऐसा कोई अभी बयान सामने नहीं आया है कि धन सिंह नेगी क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या क्या वजह रही है। हालांकि जब वो उनका बयान सामने आएगा तभी स्पष्ट होगा कि धन सिंह नेगी का आखिर क्या वजह रही है जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दोबारा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में वो घर वापसी कर रहे हैं। लेकिन आज वो अपनी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सदस्यता लेंगे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उन्हें सदस्यता दिलाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, तामाखानी ने फिर मौसम का रुद्र रूप देखने को मिला है। ये बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां पर मौसम का रुद्र रूप एक बार फिर तामाखानी में देखने को मिला है। गुफियारा के पास बारिश के कारण मलबा और पत्थर गिरे हैं। इलाके के लोगों को पहले ही क्षेत्र से हटा दिया गया। अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी ने भी निरीक्षण क्षेत्र का किया है। लोगों को सचेत रहने के लिए अलर्ट किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां तामाखानी में एक बार फिर मौसम का रौद्र रूप देखने को मिला है, जहां पर गुफियारा के पास बारिश के चलते मलबा और पत्थर गिरा। वहीं आपको बता दें कि इस हादसे से पहले ही इलाके के लोगों को क्षेत्र से हटा दिया गया था। अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और तमाम अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया है और लोगों को सचेत किया जा रहा है। दीपक नौटियाल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, गुफियारा के पास जो मलबा आया है, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी है और इस वक्त का क्या अपडेट आपके पास है? जी दिव्या, आपको बता दूं कि जनपद उत्तरकाशी का एक जो तामाखानी पर्वत है, जिसकी तलहटी पे जो उत्तरकाशी शहर बसा हुआ है, 2003 में वहाँ पे जो है भयंकर आपदा आई थी, जिसके कारण से यहाँ से पूरा जो है भूगोल ही चेंज हो गया था उत्तरकाशी जनपद में, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे बड़े बड़े होटल थे, बस अड्डा था, ये सब दब गए थे। लेकिन 2003 के बाद जो है फिर जो वो पर्वत है, अब जो कल परसों जो लगातार बारिश हुई है, तो उससे जो वहाँ पे जो पत्थर आने शुरू हो गए थे, जिसके कारण से जो लोगों में जो है भय का वातावरण पैदा हो गया था। और जो उत्तरकाशी के जो प्रशासन है, उसने जो है जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनमें जो 50 लोग जो खतरे की जद में, उनको जो है पहले ही जो वहाँ से शिफ्ट करा दिया गया था। और फिलहाल जो है स्थिति ये है कि जो वहाँ पे मलबा है उसको जो है हटाया जा रहा है, लेकिन जो लोग हैं उनको जो है आश्रमों में शिफ्ट कर दिया गया है। जी, अभी किसी तरीके की जनहानि, जानमाल का नुकसान की खबर है? नहीं, फिलहाल दिव्या ऐसा कोई खबर नहीं, लेकिन जो पत्थर जो रात को अचानक से जो है पत्थरों की जो आवाज आई, तो लोग जो है बहुत दहशत में थे और समय रहते जो है जिला प्रशासन ने जो इनको जो है वहां से हटा दिया था, जिसके कारण से जो है कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन जो इसमें जो है बहुत बड़ी बात ये आ रही है कि जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे जो मकान बने वो जो बफर जोन में आता है, क्योंकि 2003 की आपदा के बाद जो क्षेत्र को जो है बफर जोन घोषित किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो है वहाँ पे प्रशासन के नाक के नीचे वहाँ पे जो है लगातार जो है लोगों ने जो घरों का निर्माण किया है, लेकिन किया है, और अब जो है वो आगे उन लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई। जी, बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए।
मौसम विज्ञान केंद्र ने 9 सितंबर तक देहरादून समेत नैनीताल, बागेश्वर जिले के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही पौड़ी, टिहरी, चंपावत, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जिले में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आने वाले 5 से 6 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के आपदा संभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को यात्रा से परहेज करने और बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। राज्यपाल के पूर्व ओएसडी और बीजेपी नेता देवेंद्र प्रधान को हरिद्वार में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया। नई जिम्मेदारी मिलने पर जगजीतपुर स्थित बीजेपी ऑफिस में देवेंद्र प्रधान का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान देवेंद्र प्रधान ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वो पूरी लगन और निष्ठा के साथ उसे निभाएंगे। उन्होंने कहा कि आगामी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ही जीत का परचम लहराएगी। अब संगठन ने एक नई जिम्मेदारी दी है जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चे की, तो अपना यही एक अभी तो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। फिलहाल तो जो है हमारा पूरा फोकस जो है 10 करोड़ सदस्य बनाने का जो एक अपना लक्ष्य है उसे पार करने पर है, और उसी के निमित्त हमारी आजकल बैठकें चल रही हैं और अभी पूरा फोकस हमारा जो है सदस्यता अभियान पर। निकाय चुनाव तो आप भली बात जानते हैं, चाहे रुड़की हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे उत्तराखंड हो, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी का भी कोई मुकाबला है ही नहीं। तो ये तो निकाय चुनाव तो हम एक तरफा जीत ही रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर ज्वेलर्स शोरूम में हुई 5 करोड़ की डकैती की घटना को पुलिस की बड़ी चूक माना है। रविवार को दिन दहाड़े हुई इस डकैती के बाद लगातार पुलिस की आलोचना हो रही है। मंगलवार रात डीजीपी अभिनव कुमार हरिद्वार पहुंचे और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शोरूम मालिक से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। डीजीपी ने माना कि इस मामले में पुलिस से चूक हुई है और इसे पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि जल्द ही मामले का बड़ा खुलासा किया जाएगा। ये जो घटना हुई है रविवार को, ये निश्चित रूप से इस साल की सबसे बड़ी आपराधिक घटनाओं में से एक है। ये जो हरिद्वार में जो डकैती पड़ी है, और इसको हम लोग बहुत एक चुनौती के रूप में बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्वयं शाम को इस बारे में एक मीटिंग ली, जिससे मैं भी वीसी के माध्यम से दिल्ली से जुड़ा था, और उसमें उन्होंने इस घटना के बारे में अपनी चिंता प्रकट की और हम लोगों से इसमें जो कार्रवाई चल रही थी उसके बारे में जानकारी मांगी। अब चूंकि ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है, तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से। और अब सीधे रुक करेंगे लखनऊ का, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि यहां पर नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। आयोजन किया जा रहा है और अब समय है नियुक्ति पत्र प्रदान करने का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा मंचासीन समस्त अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि इसे प्रदान करने में हमारा सहयोग करें। मैं नाम ले रही हूँ, सभी लोग पंक्तिबद्ध होकर आ जाएं आगे। श्री अखिल मिश्रा जल्दी से आ जाएं, पंक्तिबद्ध होकर अपने क्रमवार ढंग से मंच पर आ जाएं। श्री अखिल मिश्र आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में नियुक्ति हुई। श्री विनोद कुमार गुप्ता आवास एवं शहरी नियोजन विभाग। सुश्री अलका भारती आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
इसके बाद कृषि विभाग में श्री मयूर वर्मा, इसके बाद नगर विकास विभाग श्री ब्रिजेश यादव, और श्री अंबुज कुमार। इसके बाद ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सुनील त्रिपाठी, प्रतिभा गौतम, ये सभी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के नियुक्तियां। श्री मृदुल शर्मा, और इसके बाद सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की नियुक्तियां। सुश्री अंजलि शुक्ला, और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।